नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2014 के आंकड़ों के अनुसार आज विश्व में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती है। हर साल 1,41,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। यहाँ हर एक मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है। घायलों को छोड़ दे तो तकरीबन 16 मौतें होती है 1 घंटे। ये आंकड़े हैं सड़क दुर्घटनाओं के। आज जरूरी है कि हम सड़क पर सतर्क होकर चलें और जरूरी ये भी है कि हम होने वाले हादसों की वजह भी तलाशने की कोशिश करें। अभी अभी आपने जो कुछ भी देखा उसे देखकर क्या लग रहा? क्या यह हादसा यूं ही हो गया था, या इसमें इस बुजुर्ग की कोई लापरवाही थी, या इस ड्राइवर की गलती? ये बुजुर्ग देखने में कुछ उलझन में लग रहे थे, तो क्या ये उलझन उस हादसे की वजह बन गई थी, या कुछ ऐसा था जिसे हम नहीं देख पा रहे? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आइए क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में इस बुजुर्ग की पिछली जिंदगी में झांकते हैं। ये बुजुर्ग इतने परेशान और तनाव में क्यों थे? आखिर क्या चल रहा था इनके दिमाग में? छोटी बहू जी, हमने नाश्ता तैयार कर दिया है। गौरव को नाश्ता करा दो। हम लोग तो आज नाश्ता करेंगे नहीं, करवा चौथ है ना। और पूजा के बाद मैं पापा जी को नाश्ता करा दूंगी। जी माँ जी। बड़ी बहू, बड़ी बहू, देखो तो कौन आया। बड़ी बहू। बहरी नहीं हूँ, सुनाई देता है मुझे, देखती हूँ। कुरियर वाला आया है। अरे कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ पे हो? आ गए आप। बिना नाश्ता किए कहाँ चले जाते हैं आप? चलिए चलिए नाश्ता करने। आइए। कावेरी, खाना और नाश्ता रात को तुम करवा चौथ का व्रत खोलेगी ना, तभी खाएंगे। ये मेरा व्रत है, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अब वो पहले वाली उम्र नहीं है कि आप मेरे साथ भूखा रहेंगे। कावेरी, अगर तुम मेरे लिए भूखा रह सकती हो तो तुम्हारे लिए मैं क्यों नहीं भूखा रह सकता? लाओ लाओ मेरे पास, ये छोड़ दो। नाश्ता तो कर लीजिए। आओ मेरे साथ, देखो मैं कुछ तो लाया हूं आपके लिए। जानता था, मैं पहले से जानता था कि मेरा लोन बैंक मंजूर नहीं करेगा। क्या करूं मैं? ऐसे तो मैं अपना बिजनेस कभी शुरू ही नहीं कर पाऊंगा। भैया, पैसों की वजह से मेरा प्रमोशन भी अटका हुआ है। छोटी रकम होती तो मायके से पैसे ले आती, बात पूरे 50 लाख की है। भैया, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए मेरे प्रमोशन के लिए। मैं किससे कहूँ? कि पिताजी ने इतना पैसा कमाया तो किया क्या आखिर? भैया, मेरे ख्याल से अब एक बार बैंक मैनेजर से मिल के आइए, शायद कोई रास्ता निकल जाए। बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर। और ये चूड़िया, अरे ये तो बिल्कुल मैचिंग है। और ये सब सारा तेरे श्रृंगार के लिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देख, तेरा फेवरेट कलर। अरे वाह, आप तो इस बार बहुत सारी चीजें मेरे लिए लाए हैं, बहुत सारी चीजें। कावेरी, समीर और गौरव कुछ दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पे है? अपने कमरे में ही होंगे। मैं एक बात बताऊं, आजकल वो दोनों भी बहुत परेशान हैं। मैं जानता हूँ कावेरी, दो अच्छी भली नौकरी मिली थी समीर को, लेकिन समीर ने नौकरी छोड़ दी, अपना बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कावेरी बहुत से रुपए लगते हैं, बहुत पैसों की जरूरत होती, और हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं कावेरी? हम कैसे पैसे लाए? मैं भी बहुत परेशान हूँ। काश हमारे पास बहुत पैसे होते तो उसे दे भी देता। हाँ। मैं उसे ऐसे ठोकरे खाते हुए नहीं देख सकता।
नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, वो भगवान है ना, जो करेगा अच्छा ही करेगा। कहाँ पे रह गए, अभी तक आए नहीं। बहू, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ, तैयार हो जाओ, शाम होने वाली है। इंतजार कर रही हूँ उनका। आपको मालूम है पापा जी, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। ये क्या कह रहे हो बहू? मैंने ऐसा क्या किया? जो सच है वही कह रही हूँ। कहीं का नहीं छोड़ा आप लोगों ने। आपकी वजह से बैंक लोन लेने के लिए दर दर भटक रहे हो। भाभी ठीक ही तो कह रही है पापा, जहां से मैंने नौकरी शुरू की थी आज भी वहीं पड़ा हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि देकर अपना प्रमोशन करवा सकूं। पापा जी, आखिर आपने वो गांव की जमीन किस लिए छोड़ रखी है? अरे वो जमीन बेच के आप लोगों को क्या मिलने वाला है? सिर्फ थोड़े पैसों के लिए अपने पुरखों की निशानी वो जमीन बेचना क्या उचित है? बस कीजिए, बहुत सुन लिया आपके ये प्रवचन। आपने आज तक हमारे लिए किया क्या है? मैंने मेरी जिंदगी में सारी जमा पूंजी तुम दोनों भाइयों को पढ़ाने लिखाने और काबिल बनाने में खर्च कर दी। मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम्हें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, यही मेरी सफलता है और यही मेरी जीत है। किस जीत की बात कर रहे हैं आप? आपकी सबसे बड़ी हार है ये। हम सबको रास्ता पर लाकर खड़ा कर दिया आपने। हम सब शर्मसार हैं। एक छोटा सा किसान भी अपने बच्चों के लिए 2-4 बीघे जमीन छोड़कर जाता है। बताइए। पापा जी, आपने सारी जिंदगी कमाई की, लेकिन क्या किया? पढ़ा लिखा दिया, हो गई पूरी जिम्मेदारी। गिरीश, मेरा लोन फिर से एक बार रिजेक्ट हो गया। क्या करूं मैं? और इन हालात के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। कहीं का नहीं छोड़ा आपने हम लोगों को। दादाजी आप क्यों रो रहे हैं? मत रोइए दादाजी, मत रोइए। मानो, चलो अंदर। हाँ नमस्कार शर्मा जी, कहिए कैसे याद किए? हाँ मिश्रा जी, मेरी जो वो 2 जीवन बीमा पॉलिसी है उसके ऊपर क्या लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकते हैं भाई, लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? घर परिवार में सब कुशल मंगल तो है। हाँ हाँ, तब ठीक है। दरअसल समीर और गौरव को पैसे की जरूरत है। ओह, आखिर मेरा जो भी कुछ है मेरे बच्चों का ही है ना। एक पिता हूँ मैं, उनको दुखी नहीं देख सकता हूँ मैं। मिलने आता हूँ आपसे। हाँ हाँ आ जाइए, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, वहीं पे मिल लेते हैं। ठीक है। ओके, धन्यवाद। कितनी सुंदर साड़ी लाई है मेरे लिए। अरे कहाँ है जी? इधर आइए ना। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब मैं पूरी तरह तैयार होकर ही उनके सामने जाऊंगी। आपकी वजह से बैंक लोन लेने के लिए मजबूर हो गए, वो भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। जहां से मैंने नौकरी शुरू की थी आज भी वहीं पड़ा हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि देकर अपना प्रमोशन करवा सकूं। आखिर आपने वो गांव की जमीन किस लिए छोड़ रखी है?
एक छोटा सा किसान भी अपने बच्चों के लिए 2-4 बीघे जमीन छोड़कर जाता है। आप हमारे लिए क्या छोड़कर जाएंगे? ये क्या हो गया आज के दिन? अरे चांद भी निकल आया, पर वो अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बिना बताए हुए। तुम्हें पता है बेटे, पापा कहाँ गए हैं? उनकी सच्चाई सामने रख दी तो जल भुनकर निकल गए होंगे। मुझे क्या पता। आज करवा चौथ है, इतनी कड़वी बात बोलने की क्या जरूरत थी? तुम लोग को पता है ना, आजकल तुम्हारे पापा छोटी छोटी बातों का भी बुरा मान जाते हैं। पापा कोई छोटे बच्चे हैं जो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं? लगता है तुम्हारे पापा आ गए। गिरजा शंकर जी का घर यही है? हाँ यही है। क्या हुआ? क्या बात है बल्लर साहब? स्कूटर से जाते वक्त पुल पे उनका एक्सीडेंट हो गया। माँ संभाल। पानी का क्या कोई? माँ संभालिए। माँ किसी अज्ञात गाड़ी वाले ने उन्हें ठोकर मार दी, जिसकी वजह से वो नदी में जा गिरे। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे वो हमें मिल जाएंगे हम आपको इत्तला कर देंगे। माँ जी आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है माँ। अच्छा माँ जी जूस पी लीजिए। माँ पापा मिल जाएंगे, आप परेशान मत होइए। आप जूस पी लीजिए। नहीं छोटी नहीं। माँ जी पापा जी मिल जाएंगे। आप कुछ तो खाइए, आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। इस हादसे की खबर बीमा कंपनी को तो मैंने कर दी, लेकिन 2 दिन गुजर गए, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। भैया इंस्पेक्टर का फोन आया है। पापा की डेड बॉडी मिल गई है। मैं पानी लाती हूँ। माँ जी माँ संभालो अपने आप को। मत देखो माँ, गौरव ले जाओ माँ को। नहीं माँ, पापा की आपकी हालत नहीं देख पाएंगी। माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। माँ माँ को मार ले जाओ। शांत रहिए। मुझे छोड़कर चले गए। मैं कितनी अकेली हूँ।
माँ ये अखिलेश जी हैं, बीमा कंपनी से आए हैं। गिरिजा शर्मा जी ने 2 बीमा पॉलिसी ली थी, एक का क्लेम क्लियर हो गया है, आप इनकी नॉमिनी हैं, मैं आपको ये चेक देने आया हूँ। ये रहा पहला क्लेम का 75 लाख का चेक, बाकी 25 लाख का जल्दी क्लियर हो जाएगा। आप दस्तखत कर दीजिए इस पे। साइन करो। ये जमा जी, दस्तखत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कम समय में हमारा क्लेम क्लियर करवा दिया। ऐसी कोई बात ही नहीं थी, वैसे भी सीधे साधे केस में हमारी कंपनी किसी का भी क्लेम नहीं अटकाती। अरे चाय पानी फिर कभी, अभी नहीं, अभी चलते हैं। माँ जी चलता हूँ। गौरव छोड़ के। अरे माँ मैं देखूं जरा। अरे माँ को लेके जाओ, आराम, थक गई होंगी। जी आराम करो। जी जी, चलिए माँ जी, आप आराम कर आराम करिए, लीजिए। आराम करिए। चलिए। ये देखो दादी, मैंने बनाया। बहुत अच्छा है बेटा। अरे कनक जल्दी आओ। माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मुंह मिठा दीजिए। तुम तो पूरा लो, ठीक। अरे वाह, ये लो मुंह मीठा करो तुम भी। बताओ तो हुआ क्या? हाँ, हुआ ये है कि मेरे ऑफिस का फाइनल हो गया है। शुक्रवार को मेरे ऑफिस का उद्घाटन है, अब मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। ये लो स्पेशल तुम्हारे लिए। बेटा कुछ पैसे बचा के भी रखो। बात कैसी बातें कर रही है? 50 लाख रुपए तो तारापुर की फैक्ट्री की डील में चले गए और 5 लाख रुपए से मेरे ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है, उसमें खर्च हो रहे हैं। कहां से पैसे बचेंगे? और देवर जी ने भी तो 20 लाख अपने प्रमोशन के लिए दिए हैं और 10 लाख जो है वो जो अगला क्लेम आएगा उसमें से दे देंगे। गर्मी बहुत बढ़ गई, एक काम करते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी बुक करते हैं। अरे भैया जरूर बुक करवाइए। भैया मुझे असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनाकर बेंगलुरु भेजा जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। देखो भैया, आपको गाड़ी लेनी है आप यहीं बुक करवा लो, लेकिन हम लोग तो बेंगलुरु जाके बुक करवाएंगे। तो देवर जी आप बैंगलोर रहेंगे और हम यहाँ पे, तो फिर माँ जी किसके साथ रहेंगे? अरे भाभी, माँ का क्या है, अब कुछ दिन आपके साथ रह लेगी, कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी। हाँ बेटा, मेरा क्या, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम लोग के पापा जिए तो तुम्हारे लिए और मरे भी तो तुम्हारे लिए। तुम लोग की ख्वाहिशें जो जीते जी नहीं पूरी कर पाए, वो मरने के बाद कर दिए। फर्क क्या पड़ता है मैं कहीं भी रहूं, तुम लोग के सपने तो पूरे हो गए ना बेटे, और तुम लोग की खुशी में ही मेरी खुशी है। नाटक करती है तुम्हारी माँ, ये भी ना। अरे छोड़ो भी उनको। अरे ये लो मिठाई लो, अपने दोस्तों में बांटो और मस्ती करो। अच्छा वो क्या नाम था उसका, बीमा ऑफिसर अखिलेश, उसको मैंने कल डिनर पे बुलाया ताकि हमारा अगला क्लेम का चेक जल्दी से पास हो जाए। अब तो कल के डिनर की तैयारी करो। सच बोलो, कितने सालों के बाद जिंदगी में खुशियों का दौर आया। सच कह रहा है।
बड़े दुख की बात है कि किसी की मौत किसी के लिए खुशी की वजह बन जाती है। ये एक ऐसा घर था जब पिता की मौत पर मातम की बजाय खुशियों का बोलबाला था। गिरिजा शर्मा ने बीमा में अपनी पत्नी कावेरी को नॉमिनी बनाया था ताकि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी को किसी का मोहताज ना होना पड़े, लेकिन वो रुपए उनके बेटे समीर और गौरव अपनी जरूरत के लिए पहले ही इस्तेमाल कर चुके थे और इस मजबूर मां ने एक बार भी आपत्ति नहीं जताई। स्वार्थ में अंधे इंसान के लिए किसी रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं रह जाती। फिर वो खुद ही जुर्म की अंधी खाई में इस कदर गिरता है कि बाहर निकल नहीं पाता। क्या इन्होंने भी कोई जुर्म किए थे? भैया मुझे डर लग रहा है। आपने बीमा ऑफिसर को घर बुलाकर ठीक नहीं किया। डरो मत, मामला ठंडा हो चुका है, अब मत डरो। भैया आप शायद बोल रहे हैं। आप ही ने मुझे बताया था कि पुलिस ने जो बॉडी दिखाई थी वो फूली हुई बॉडी पापा की नहीं थी। आपने किसी और की बॉडी को पापा की डेड बॉडी बता दिया था। अरे तो क्या करता मैं? अगर उस डेड बॉडी को पापा की डेड बॉडी नहीं बताता तो इंश्योरेंस वाले पैसे मिलते क्या? अरे मैंने तो माँ को भी उस डेड बॉडी को देखने नहीं दिया, खुद ही शिनाख्त पेपर पे साइन कर दिया। पर भैया पापा की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली और वो टेम्पो ड्राइवर जगत बहुत टाइम बीत चुका है। बॉडी तो अब तक सड़ गल गई होगी, मछलियों ने खा लिया होगा। और रही बात ड्राइवर जगत की, तो उससे मेरी डील हुई थी। एक्सीडेंट के बाद वो सीधा गांव निकल जाएगा। हाँ सर। बाबूजी निकल गए, तुम तैयार हो? अरे आप ही के प्लान के हिसाब से मैं पुल के पास ही खड़ा हूँ। जरा ध्यान से करना, किसी को शक ना हो। हाँ सेठ, किसी को शक नहीं होगा। अरे मैं गाड़ी का नंबर बदल दिया हूँ, काम खत्म। गाड़ी मालिक को दे के मैं गांव के लिए उड़न छू हो जाऊंगा। आज ही रुपया तैयार रखो, आज ही मुझे चाहिए। अरे पैसे वैसे मिल जाएंगे, पहले जो बोला है वो काम ठीक से करो, ठीक है? हाँ सेठ, आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। तुम टेंशन मत लो, बात पुरानी हो चुकी, भूल जाओ। आराम से अपना प्रमोशन एंजॉय करो। चीयर्स। आप जिंदा हैं, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। देख रहे, आप तो सही सलामत हैं। हाँ कावेरी, ये सच है, ये सपना नहीं है। मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। समीर, गौरव, बड़ी बहू, छोटी बहू, जल्दी आओ। देखो तो कौन आया है, तुम्हारे पापा जिंदा है। भगवान ने इनको मेरे पास वापस भेज दिया। मैं यही सोचती थी कि करवा चौथ के दिन हम पति के लिए भगवान की पूजा करते हैं और उसी दिन भगवान ने इनको छीन लिया, लेकिन नहीं, भगवान ने इनको फिर मेरे पास वापस भेज दिया। हाँ, आप कौन? मैं देवधर, मैं ही इन्हें लेकर आया हूँ। ये गंगा घाट पर बहुत बुरी हालत में मिले थे, इनकी जान तो बच गई। जब इन्हें होश आता फिर बेहोश हो जाते। बाद में होश आया भी तो इन्हें कुछ याद भी नहीं था। ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र है, इन्हें सब कुछ याद आ गया और मैं इन्हें यहाँ लेकर आया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है। चलिए। क्या बात है बेटे, आप सब खुश नहीं दिख रहे हो? किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिख रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप आ गए हैं तो हम लोग खुशियां भी मनाएंगे। माम, पापा को अंदर ले चलिए।
बैठिए। किसी को भी पता लग गया ना कि पापा जिंदा हैं, तो हम सब लोगों के हाथों में लगेगी हथकड़ी और सीधे जाएंगे हम लोग जेल। अरे भैया 25 लाख का क्लेम मिलने वाला है, अगर वो ना मिला तो मेरा प्रमोशन फिर से 10 लाख के लिए अटक जाएगा। कानून की नजरों में भी तो आ जाएंगे, क्या करें? अरे एक नहीं कई सारे केस लगेंगे। बीमा कंपनी से फ्रॉड, पुलिस से धोखा, बॉडी की गलत शिनाख्त। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, सारे रास्ते बंद हो गए। ये क्या हाल बना रखा है कावेरी? जब आप ही नहीं थे तो मेरी हालत क्या हो सकती है? तुम्हारी मांग मैं सुना नहीं देख सकता। नहीं नहीं, रो मत कावेरी, अब मैं आ गया हूं कावेरी, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना कि पापा घर से बाहर ना जाने पाए, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि पापा जिंदा है। मुन्नू अभी छोटा है, वो किसी से कह सकता है। उसको कल स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। बाकी मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। कनक, अरे जल्दी करो भाई। जी आई, अभी आई जी, बस 2 मिनट। गुड मॉर्निंग भैया। शोभा, माँ क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या कर रखा है? अरे बेटे, मैं तुमसे ही बात करने आ रही थी। पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जरा डॉक्टर को फोन कर दो ना। मैं किसी को फोन नहीं करूंगा, और आप भी पापा को लेकर बाहर नहीं जाएंगी, बस। अरे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे माँ, आप समझते क्यों नहीं? पापा के जिंदा होने की खबर अगर सबको पता लग गई तो हमें जेल जाना पड़ेगा। आप हम सबको जेल भेजना चाहती हैं क्या? पापा जिंदा होकर नहीं लौटे, हमारी मौत बनकर लौटे हैं वो, और आप बाहर उन्हें ले जाकर दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि वो जिंदा हैं। क्यों हथकड़ी लगवाना चाहती हैं आप हमें? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोग का बुरा नहीं चाह, लेकिन पापा की तबीयत खराब है बेटा, उनको डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं कावेरी नहीं, मेरे इलाज के लिए इनके सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने घर वापस आया था ये सोचकर कि मुझे जिंदा देखकर घर में खुशियां मनाई जाएंगी। शायद मैं पहला बाप हूँ जिसे जिंदा देखकर मातम मनाया जा रहा है, मातम मनाया जा रहा है। ये सब देखने से तो अच्छा था मैं मर गया होता, मैं मर गया होता। अब जी कर भी क्या करूंगा? ऐसे मत बोलिए। ख्याल रहे कि पापा पर किसी की भी नजर ना पड़े, और हाँ, इस लिबास में ना घर के बाहर मत निकल जाना आप। और खास तौर से आज मैंने उस बीमा वाले अखिलेश को बुलाया है डिनर। बाहर मत निकलना आप लोग, अंदर ही रहना, ठीक से समझ लीजिए। अरे कनक, तैयारी हो गई? जी जी, सब हो गया। वेरी गुड भैया। अरे यार गौरव, बताओ वो ड्रिंक्स? हाँ सब ले भैया, लगता है। अखिलेश जी आइए। प्लीज आइए, प्लीज कम। खाना तो बहुत अच्छा था। चलिए अब जरा पेपर वर्क भी कर लेते हैं। जी। अरे
अखिलेश जी, ये लड्डू मैंने खुद अपने हाथों से बनाए और खाना खाने के बाद क्या खाने का अपना ही मजा है। लीजिए। छोड़ो पापा पापा, वो दादाजी से मिलना बट मम्मी मिलने नहीं दे रही। अरे बेटा, मम्मा जैसा कह रही है वैसा कीजिए। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है ये? दादाजी से मिलना है? अरे भाभी ले जाओ ना। मनु बेटा, भाभी तुम्हें दादाजी के पास ले जाएंगे। जाओ जाओ। चल। क्या बताएं अखिलेश जी, पापा के जाने के बाद हमने खुद को संभाल लिया, लेकिन इस मासूम को कैसे बताएं? जब भी नींद से उठता है बस यही कहता है कि दादाजी के पास जाना, दादाजी के पास जाना है। इसे कैसे बताएं कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे? अच्छा है, चलिए ठीक है, माँ जी को बुलाइए, उन्हें चेक तो दे दो। अखिलेश जी, एक्चुअली टाइम ज्यादा हो गया है, वो सो गई होंगी। आप चेक मुझे दे दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। साइन तो उन्हीं के लेने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, जगह लीजिए, 2 मिनट लगेंगे। भैया मैं देखता हूँ। हाँ, माँ जी, क्या है बहू? आपको तो पता ही होगा कि बीमा ऑफिसर आया है चेक देने के लिए। वो आपसे मिलना चाहता है, तो आपको उसके सामने ये विधवा का लिबास पहनना होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं विधवा नहीं हूँ, मैं सुहागन हूँ, और सुहागन के ही कपड़े पहनूंगी। ये कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। जाओ यहाँ से। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? अब उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? हम खुद चल के माँ जी से मिल लेते हैं। चलिए समीर जी, अरे वो चलिए चलिए चलिए, माँ के पास खुद चल के मिल लेते हैं। लीजिए, माँ जी आ गई। माँ जी आइए, अखिलेश जी आपसे मिलना चाहते। नमस्ते माँ जी। माफ कीजिएगा माँ जी, अभी आपको तकलीफ दिया। दरअसल आपके दस्तखत लेने बहुत जरूरी थे। आप यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। माँ जी, ये रहा आपका 25 लाख का और चेक। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। चलिए समीर जी। अच्छा हाँ, आइए, आपका बैग लेके आता हूँ। ये चलिए। सुहागन होकर भी इस घर में विधवा बनकर रहना पड़े, इससे तो कहीं अच्छा है कि हम तुम्हारे पापा के साथ फुटपाथ पे रहें। बोलो, इस घर में हमारे लिए जगह है कि नहीं? गिरजा शर्मा नहीं जानते थे कि उनके बेटे ही उनकी जान के दुश्मन थे, और अब भी उनकी जिंदगी उनके बेटों की आंखों में कांटे की तरह खटक रही थी। वैसे भी डरा हुआ मुजरिम जुर्म के खुलने के डर से और भी खतरनाक हो जाता है। समीर और गौरव अपने पिता को घर में कैद करके रखना चाहते थे। ऐसे बेटे थे ही जो अपनी मां को विधवा के लिबास में रखना चाहते थे, लेकिन एक सुहागन ये बात कब तक बर्दाश्त करती? वो एक मां होने के साथ साथ एक पत्नी भी थी, एक सुहागन थी। इतनी अजीब बात है कि जिस माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, काबिल बनाया, वही बेटे अपने माँ बाप के दुश्मन बन जाते। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा?
और ऐसी परिस्थितियों में एक बुजुर्ग महिला क्या करेगी? उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसे विधवा बनाने की साजिश के पीछे भी उसके बेटों का ही हाथ था। अरे क्या हो गया जी? बहुत खांसी आ रही है ना। एक मिनट जरा पानी देती हूँ, पानी पी लीजिए। घबराइए नहीं, मैं जाती हूँ बच्चों से बात करने, आपको डॉक्टर के पास लेके चलने के लिए। आपको मैं ऐसे हालत में मैं नहीं छोड़ सकती। मैं अभी बच्चों से बात करके आती हूँ। कब तक छुपा के रखेंगे इस बात को? समीर, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। क्या माँ, तब कुछ जानते समझते हुए भी आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहती है? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और कोई भी माँ अपने औलाद का बुरा नहीं चाहती है, लेकिन जब औलाद ही अपने पिता का दुश्मन हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सुहागन के लिए सुहाग से बढ़ के कोई नहीं होता, उसका औलाद भी नहीं होता, समझे तुम? मैं जा रही हूँ। माँ बस, कल सुबह मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, अभी मत ले जाइए प्लीज, मान जाइए, कल ले जाऊंगा ना मैं। ठीक है। चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमने समीर से बात की है, कल सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। आज रात बहुत हो गई है ना, मैं तुलसी का काढ़ा बना कर लाती हूँ, पियेंगे ना तो बहुत आराम होगा। ठीक है? भैया, डॉक्टर को घर पे बुलाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जानता हूँ गौरव, अगर ये मामला दोबारा खुला ना तो पुलिस फिर से छानबीन शुरू कर देगी, और इस बार हम लोगों के लिए ये छिपाना मुश्किल हो जाएगा कि पापा की मौत के जिम्मेदार हम थे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ जी, सच। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैटर दोबारा खुले और फिर से छानबीन शुरू हो। पापा तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, हमें अपनी जिंदगी जीनी है, और पापा की मौत को एक एक्सीडेंटल मौत बना दिया। 50 लाख की जगह 1 करोड़ का क्लेम लिया हम लोगों ने। लेकिन भैया, अब क्या करेंगे? एक तरीका है मेरे पास, आज रात में मैं पापा को हॉस्पिटल ले जाऊं और वहीं से रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक पर ले जाकर सुला दूंगा। ट्रेन आएगी और उनके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा जिससे उनकी शिनाख्त हो सके। और माँ को कैसे रोकेंगे? उनका भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना हमें। ये भी मैंने सोच लिया है। लोगों को समझाना ये मुश्किल नहीं होगा कि पापा की मौत की वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो पागल हो गई है, अनाप शनाप बक रही है। मरे हुए लोग वापस लौट कर आते हैं क्या? टेंशन मत लो, सब मैनेज हो जाएगा। चलिए जी, हम लोग अभी चलना है, अभी तुरंत। उठिए ना। कहाँ जाना है? अरे अभी हम लोग को चलना है, बताती हूँ ना, मैं सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। लीजिए, चलिए चलिए, हम लोग को कैसे भी निकलना है अभी। माँ जी, माँ जी रुकिए, पापा जी आप अंदर चलिए। मेरे सुहाग के दुश्मन हो तुम लोग। आप पापा जी को नहीं ले सकती हैं। मैं ले जाऊँ, मम्मी जी आप पापा जी को नहीं ले। चलिए जी। पापा, दीदी, भैया।
तुम उधर देखो। ठीक है। मैं इधर देखता हूँ। देखो ठीक से देखना। बहुत तबीयत खराब लग रही है ना? अरे आपको चोट तो नहीं आई ना? मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे चला नहीं जा। कहाँ ले जा? बस थोड़ी दूर हम लोग को पुलिस स्टेशन पहुंचना है। कोशिश कीजिए चलने की। तुम जाओ। चलिए चलिए, मैं आपको वहाँ बैठाती हूँ। चलिए। आराम कीजिए, मैं देखती हूँ कोई मदद के लिए मिलता है क्या। पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। अरे भैया कहीं मिले? नहीं भैया, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ जी, शायद उनको लेके पुलिस स्टेशन गई होंगी। तुम वहां देखो। जी भैया। एक मिनट। हाँ। अरे पहुंचे। माजी कहाँ गई? अरे छोड़ो माजी को, वो मैं बाद में देख लूंगा। देखो अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। इनको मार के रेलवे पटरी पर डाल देते हैं और इनके चेहरों को इतना बिगाड़ देते हैं जिससे कोई पहचान ना पाए। रुक जाओ। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपनी कोख से औलाद नहीं बल्कि अपने सुहाग के हत्यारे को पैदा किया है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन सबको। लेके जाओ सबको। चल तेजी उठिए ना। एम्बुलेंस। अपनी नाकामी और खुदगर्जी की वजह से बेटे अपने ही पिता की जान के दुश्मन बन गए। ऐसी संतान कानून की नजरों में तो गुनहगार होते ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा समाज और इंसानियत के नाम पर कलंक होते हैं, जिन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, कल उनके बच्चे उनके साथ यही बर्ताव करने वाले हैं। इस सच को कोई टाल नहीं सकता। याद रखिए, हम सबको एक दिन बुढ़ापा आना है। हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि माता पिता पूजनीय होते हैं, लेकिन अफसोस ये सोच आज ओझल होती जा रही है। इसलिए हमें जरूरत है ऐसे बर्ताव के खिलाफ उठ खड़े होने की, क्योंकि माँ बाप का आज भी अपने बच्चों पर उतना ही अधिकार है जितना कल था। कानून आपके साथ में है, आप कानूनी तौर पर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। यदि बच्चे इस रिश्ते को, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए तो उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। हम हर माँ बाप से ये कहना चाहेंगे कि उन्हें जुल्म बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता, चाहे वो पराया हो या अपना। कावेरी ने हिम्मत से काम लेते हुए अपने पति को अपनी हैवान बन चुकी संतानों से बचा लिया। याद रखिए, अपराध कहीं भी हो सकता है, अपराधी कोई भी हो सकता है, इसलिए हमें जरूरत है हमेशा अलर्ट रहने की। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।